जींद लघु सचिवालय में संपन्न हुआ जिला स्तरीय सुशासन दिवस समारोह। सांसद सुभाष बराला ने किया संबोधित। जींद लघु सचिवालय के सभागार में आज बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय सुशासन दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र और उनके द्वारा किए गए देश हित के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने दी। आज शाम करीब 4:30 बजे जारी विज्ञप्ति में एक सरकारी प्रवक्ता ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की गई। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्य अतिथि ने सम्मानित किया। सब लोगों ने भी देखा भी है, सुना भी है। मेरे वक्तव्य को भी आपने सुना है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, उनको भी आपने सुना है कि आज पूरे देश भर में एक स्थान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एक स्थान से आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी गुरुग्राम से इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बाकी सब जिला हेडक्वार्टर पे कोई मंत्री, सांसद, वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। जनता तक एक संदेश पहुंचा रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने देश की इस व्यवस्था के अंदर, चाहे वो गठबंधन की राजनीति हो या सरकार चलाने की नीति हो, राजनीति, राजकरनी, सब चीज़ों के अंदर एक बड़ा बदलाव का स्वप्न उन्होंने देखा था। और उन्होंने स्वप्न देखा था कि सुशासन के माध्यम से न केवल गरीब का कल्याण हो, बल्कि देश का चहुमुखी विकास हो, देश का आधारभूत ढांचा मजबूत हो, देश के अंदर व्यवस्थाएं इस प्रकार की हों कि उनके माध्यम से लाभ गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। और इस सारे स्वप्न को साकार करने का काम, सुशासन को धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश में हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बहुत बखूबी हुआ है। हम लोगों ने देखा है कि कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति की जो लाभ की योजनाएं हैं, जन कल्याण की योजनाएं, उनका लाभ एक क्लिक से और वो पैसा उनके खाते में पहुंचता है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या किसान की फसल की बिक्री का पैसा हो या फसल के मुआवजे का पैसा हो या फिर बेरोजगार नौजवान को कैसे हम लोग मेरिट के आधार पर रोजगार दे करके और पूर्व की व्यवस्था जो बुरी तरह से चरमराई हुई थी उसके अंदर बदलाव करना हो, ये सारे काम हमारी सरकार ने सुशासन के नाते से किए हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण से जिस प्रकार का एक लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। और ये निश्चित रूप में इसकी तरफ कदम बढ़े हुए हैं। आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था के नाते पूरी दुनिया के अंदर जागृत होकर के खड़े हैं। पूरी दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में होगा और इसी सुशासन के रास्ते पर चलेंगे। बराला जी, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आई है जी लोकसभा में, क्या प्रदेश देश की जनता को किस तरह का फायदा उसके? देखिए, देश की जनता ने देखा है वन नेशन वन इलेक्शन, आज़ादी की जब प्राप्ति हम लोगों को हुई थी उसके बाद कई साल तक ये व्यवस्था लागू हुई थी। 1967 के चुनाव तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं देश के अंदर थी और देश की जनता उसका भरपूर लाभ उठा रही थी। रोज रोज इलेक्शन भी होते थे, ना देश का पैसा ज़्यादा खर्च होता था, देश की मशीनरी का समय बचता था और आम आदमी भी चुनाव के अंदर जिस प्रकार से लगता है, उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसकी भी बचत होती थी। तो ये सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम ये देश के प्रधानमंत्री ने सोचा है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इस विषय को दिया गया ताकि सब दलों की एक सहमति निकल करके, और खाली सब राष्ट्रीय दलों की सहमति नहीं बल्कि ये चर्चा के लिए जनता के बीच में नीचे तक जाए, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट से लेकर के मेंबर पंचायत तक और नगर पालिका परिषद के जो चुनाव हैं वो इस व्यवस्था से सारे प्रभावित होंगे, सब लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
तो देश की पूरी जनता इसके ऊपर विचार करे, मंथन करे, उसके बाद इसको लागू हो, ऐसी इच्छा देश के प्रधानमंत्री जी की है और ये होना भी चाहिए। ब्राउन जी, आपने एक अटल जी की कविता के माध्यम से कहा कि आओ एक दिया जलाएं जी। लेकिन जाने अनजाने नेताओं से किसी का दिया बुझ भी जाता है, उस गलती को कैसे भूल सुधार करेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता आप किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम किसी भी प्रकार की चूक करें ना। अगर कहीं चूक किसी से हो जाती है तो उस चूक का, उस भूल का सुधार भी हो जाता है। अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी अम्बेडकर लेकर राजनीति नहीं बन रही, क्या कहना सर? देखिए, ये केवल और केवल एक राजनीति है। आज वो लोग माननीय अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उनका भाषण हम सब लोगों ने सुना, राज्यसभा के अंदर उनका भाषण था, मैं उसमें उपस्थित था। कहीं कोई अनुचित बात अमित शाह जी ने नहीं की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगाह किया था कि आप लोगों ने देश का भी बहुत नुकसान किया, बहुत अपमान किया। आज देश संविधान की अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश की आज़ादी की 75 वर्ष हम मना चुके हैं। उस सफर के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को जब उनकी कमियां भी गिना रहे थे, हमारी खासियत जो है, हमने बाबा साहब अम्बेडकर का किस प्रकार से सम्मान किया। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान का निर्माण हुआ था उसका सम्मान करते हुए कैसे देश की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है, इस सारे विषय को जब रख रहे थे तभी कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि ये तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी है देश की जनता के सामने आ गई, उनके ऊपर उंगली उठाया था। ये बेवजह उंगली हमारे नेताओं के ऊपर उठाने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। 29वां दिन है जगदीप डल्लेवाल का अनशन को लेकर, देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर विषय है और देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए बहुत किया। डल्लेवाल जी पंजाब से आते हैं, लेकिन हमारे वो किसान भाई हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है। डल्लेवाल जी ने बहुत लंबे समय तक किसानों के लिए संघर्ष किया। क्या पंजाब की सरकार, हरियाणा की सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व की, जिसने ये नियम बना दिया, ये कानून बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया कि हरियाणा में सारी फसलें उसके ऊपर खरीदी जाएंगी, एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएंगी। क्या पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार, वो भी किसान के बेटे हैं, उन्होंने भी संघर्ष देखा है। क्या उनके दिल में एक बार भी नहीं आता कि हरियाणा की इस व्यवस्था के कारण से, नायब सिंह जी की घोषणा के कारण से कि सारी फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, कोई किसान आंदोलन में नहीं जा रहे? क्या ये व्यवस्था, जब केंद्र सरकार ने इतना बड़ा काम किया हुआ है, तो पंजाब की सरकार नहीं कर सकती? पंजाब की सरकार को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जैसे दरियादिली दिखाई है, किसान के दर्द को समझा है, इसी प्रकार से पंजाब की सरकार को व्यवस्था लागू करनी चाहिए कि पंजाब में सारी फसलें वो हरियाणा की तरह एमएसपी के ऊपर खरीदें। और रोहिंग्या मुसलमानों को हरियाणा से बाहर करने की योजना खरीद रही है, क्या कुछ? देखिए, देश के अंदर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। देश के जो नागरिक हैं, वो देश का हर नागरिक भारत माता की जय जयकार करे। भारत माता को अपमानित करने वाला कोई भी नागरिक किसी भी देश से आकर के नागरिक लेने का प्रयास करता है, भारत की धरती पर नहीं होगा कि किसी भी प्रकार से हमारी सरकारें और प्रशासन मिलकर के नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों को चुन चुन करके बाहर करने का काम हमारी सरकार करेगी, तो देश को खंडित करने का सपना संजोएगी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो एक कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे अगर कमेंट हुआ है। हाँ, वो जरूर करे अगर को कमी पैसी लागे थे।